नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं एस्टेट प्लानिंग से जुड़ा हुआ हमारा खास शो तब क्या होगा। इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करके घर, जमीन, निवेश और बिजनेस खड़ा करता है ताकि परिवार सुरक्षित रहे, लेकिन कई बार यही संपत्ति परिवार टूटने की वजह बन जाती है। ऐसे में एस्टेट प्लानिंग का महत्व और बढ़ जाता है। अब केवल विल यानी वसीयत काफी नहीं मानी जा रही, बल्कि ट्रस्ट स्ट्रक्चर तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। खासकर डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट और स्पेसिफिक ट्रस्ट जैसे ऑप्शन अमीर परिवारों से लेकर बिजनेस फैमिलीज तक इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि दोनों में फर्क क्या है, कौन सा ट्रस्ट ज्यादा सेफेस्ट है। इन्हीं सवालों पर आज करेंगे चर्चा तब क्या होगा में। तो आज के शो में हम क्या जानने वाले हैं, सबसे पहले तो उस पर नजर डालते हैं कि ऑन द शो में क्या है खास। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट और स्पेसिफिक ट्रस्ट में बड़ा फर्क आखिरकार क्या है। दोनों ही ये ट्रस्ट हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। किस परिवार के लिए कौन सा ट्रस्ट सही है, तो किसके लिए, किस परिवार के लिए कौन सा ट्रस्ट सही है, इस पर भी बात होगी। वहीं आपको हम ये भी बता दें कि क्या केवल विल अब काफ़ी नहीं है, इस पर भी आज हम बात करने वाले हैं कि क्या केवल विल अब काफ़ी नहीं है। संपत्ति विवाद से कैसे बचाएं ट्रस्ट प्लानिंग, तो संपत्ति विवाद से जो कैसे बचाएं ट्रस्ट प्लानिंग, इस पर भी बात होगी। वहीं क्या डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट ज्यादा सुरक्षित है, तो अगर आप ये ऑप्शन चुनते हैं डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट का, तो क्या आपके लिए ये सही है, क्या ये सेफेस्ट है। ट्रस्ट बनाते समय किन गलतियों से आपको बचना है। तो आप ट्रस्ट अगर बनाने चाह रहे हैं, आप हेल्प ले रहे हैं किसी एक्सपर्ट की, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और खुद अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो देखिए आपको कौन कौन सी गलतियां जो है नहीं करनी है। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे शो के दौरान हम आपके सभी सवालों का जो जवाब है वो दे पाएँ। आपके मन में जो भी डाउट्स हैं उनको हम क्लियर कर पाएँ। चलिए सबसे पहले लेकिन देखते हैं हम कि सूरत के कारोबारी की कहानी, जिसने करोड़ों की संपत्ति छोड़ी लेकिन स्पष्ट एस्टेट प्लानिंग नहीं होने से परिवार टूट गया। सूरत के उद्यमी अमित दवे ने अपने पीछे अरबों की संपत्तियां छोड़ी हैं। उन्होंने एक सामान्य विल तो बनाई थी, लेकिन संपत्ति वितरण को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। निधन के बाद भाइयों और बच्चों के बीच विवाद शुरू हो गया। मामला कोर्ट तक पहुंचा और बिजनेस भी प्रभावित हुआ। कई साल तक परिवार कानूनी लड़ाई में उलझा रहा। अगर उन्होंने एक बड़ी गलती नहीं की होती तो संपत्ति का वितरण व्यवस्थित तरीके से होता और परिवार में टकराव की नौबत नहीं आती। तो क्या गलती कर दी अमित दवे ने, वो हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दीपक जैन, जो नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस के फाउंडर डायरेक्टर हैं और एस्टेट प्लानिंग, ट्रस्ट स्ट्रक्चर और फैमिली वेल्थ सक्सेशन के विशेषज्ञ माने जाते हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। सर, अमित दवे ने ऐसी क्या गलती कर दी जिससे परिवार टूट गया, इस गलती से हमें क्या सबक लेना चाहिए। तो जो गलती दिखाई देती है कि आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी आफ्टर डेथ की। आपने परिवार में समझौता कराने की कोशिश नहीं करी कि मेरे बाद ऐसा होगा। आपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया कि मैं ऐसा चाहता हूँ। तो ये सब चीजें, और आपने एक लीगल स्ट्रक्चर नहीं बनाया जो आपके डिसीजंस को आपकी डेथ के बाद एनफोर्स करता। अगर आप ये सब करते तो शायद सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती और परिवार ज्यादा अच्छे से जीवन यापन कर पाता। आपके बाद प्रॉपर्टी आसानी से उन पे मिल चली जाती, मेंटेन होती, और उनकी आपस की लड़ाइयाँ और जो झगड़े हैं उनके चांसेस बहुत कम रह जाते। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, अक्सर लोग मानते हैं कि केवल विल बना देना ही एस्टेट प्लानिंग के लिए काफ़ी है, लेकिन व्यवहार में परिवारों में विवाद फिर भी देखने को मिलते हैं। आखिर ऐसी कौन सी कमियां रह जाती हैं जिनकी वजह से ट्रस्ट स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो विल में काफ़ी कमियां हैं जो ट्रस्ट पूरी करता है। विल की पहली कमी जो विवाद को क्रिएट करती है वो ये है कि विल चैलेंजेबल है। तो अगर मुझे मेरे मन मुताबिक विल नहीं मिल रही तो मैं उसको चैलेंज कर कर, चाहे वो चैलेंज जीतूं ना जीतूं, उसको मैं डिले तो क्रिएट कर ही सकता हूँ। राइट, तो वो एक बहुत बड़ा इशू है विल में कि वो चैलेंजेबल है। दुनिया में ऐसी कोई विल बनी ही नहीं जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। चाहे आप उसको रजिस्टर कराओ, चाहे आप उसको नोटराइज कराओ, चाहे उसको आप किसी भी तरह से बनाओ, पर वो तभी भी चैलेंजेबल है क्योंकि इन्फ्लुएंस और मेंटल स्टेट का
कंफर्म होना एक इशू रहता है। हम्म। दूसरा जो इशू है कि विल में जो डिवीजन है वो एनफोर्सेबल एट द मर्सी ऑफ द एग्जीक्यूटर है, राइट। तो एग्जीक्यूटर जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उसमें कई बार इंस्ट्रक्शन सही नहीं होती, कई बार आप एज्यूम कर लेते हो कुछ चीजें आपने ऐड नहीं करी होती, तो वो सारे इश्यूज हैं। ट्रस्ट में आपने अपनी विल अपने लाइफ टाइम में इम्प्लीमेंट कर दी है, तो बाद में क्योंकि टाइटल चेंज नहीं होता ए से बी तक, वो ऑलरेडी ट्रस्ट के नाम है, इसलिए सारे वो जो कॉन्फ्लिक्ट के इश्यूज हैं, चैलेंज के इश्यूज हैं, वो सारे ओवरकम कर देती है ट्रस्ट। हम्म। तो ज्यादातर केसेस में ट्रस्ट इज अ बेटर सॉल्यूशन देना भी। बिल्कुल सर, डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट और स्पेसिफिक ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो दोनों में सर क्या डिफरेंस है? दोनों का नाम आजकल हम काफ़ी सुन रहे हैं, तो सर अगर आप हमारे दर्शकों को समझाना चाहें कि दोनों किस तरीके से अलग हैं एक दूसरे से। तो हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिशनरी और स्पेसिफिक। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में हमने बेनिफिशियरीज के नाम तो बताए, और उनके शेयर्स जो हैं उनको क्या मिलेगा ये डिसीजन छोड़ दिया ट्रस्टीज। तो मैंने कहा कि मेरे तीनों बच्चे इस ट्रस्ट के बेनिफिशियरी हैं, 0 से 100 कुछ भी मिल सकता है उनको, और डिसाइड कौन करेगा? ट्रस्टी डिसाइड करेंगे। राइट। तो डिपेंडिंग ऑन देयर नीड या ट्रस्टीज के डिसीजन पे डिपेंड करेगा कि उसको क्या मिले, राइट। स्पेसिफिक ट्रस्ट में मैंने बता दिया कि हर एक बच्चे का 1/3 शेयर है, राइट। अब आप सोचिए कि जो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है उसमें ट्रस्टी पावरफुल हो गए, क्योंकि ट्रस्टी डिसाइड करेंगे। स्पेसिफिक ट्रस्ट में ट्रस्टी खाली इंप्लीमेंट करेंगे, डिसाइड नहीं करेंगे। तो अगर आप एक ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बनाई, तो आपके बच्चे आपको ज्यादा प्यार से रखेंगे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग आपके पास है। राइट। स्पेसिफिक ट्रस्ट में उनको पता है कि मेरे को तो मिल ही गया, मेरा हिस्सा तो तय है, तो शायद आपकी उतनी केयर नहीं करेंगे, उतने प्यार से आपके साथ नहीं बर्ताव करेंगे। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में मैं ये कह सकता हूँ जब तक मैं अलाइव हूं तब तक ये डिस्क्रिशनरी है, मेरे मरने के बाद स्पेसिफिक हो जाएगी, राइट। तो जरूरी नहीं है कि ट्रस्ट अपने जीवन काल में डिस्क्रिशनरी रहे या स्पेसिफिक रहे, राइट। मैं ये कह सकता हूँ जब तक मैं और मेरी वाइफ अलाइव है तब तक ये डिस्क्रिशनरी है, हम दोनों के बाद ये स्पेसिफिक हो गई, या किसी भी तरह से। तो डिस्क्रिशनरी स्पेसिफिक में बन सकती है, स्पेसिफिक डिस्क्रिशनरी में बदल सकती है, राइट। जैसे मैंने कहा हर एक बच्चे का 1/3 शेयर है, पर वो अपने बच्चों को कैसे बांटेंगे 1/3 अपने बाद, उसकी डिस्क्रिशन उनके पास। तो पहले तो स्पेसिफिक हो गई, उसके बाद डिस्क्रिशनरी हो गई, राइट। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट एक तरीके से ही चलने वाली है, राइट। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट जो है उसमें एक इनकम टैक्स का इशू है कि लॉ कहता है कि डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स हो, राइट। अब इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक स्पेसिफिक ट्रस्ट में क्या होता है। स्पेसिफिक ट्रस्ट में अगर वो इररिवोकेबल स्पेसिफिक ट्रस्ट है तो जो इनकम है वो बेनिफिशियरी की इनकम में ऐड हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मैंने 1 करोड़ रुपए एक ट्रस्ट में डाले, इसमें 8 लाख रुपए ब्याज आया, और उसमें 2 बेनिफिशियरीज हैं जिनका 50-50% शेयर है। तो इसका मतलब हर एक बेनिफिशियरी के हिस्से में 4 लाख रुपए आया। मैं वो 4 लाख रुपए उस बेनिफिशियरी की इनकम मान लूंगा, या तो ट्रस्ट उस बेनिफिशियरी के बिहाफ पे टैक्स दे देगी, या वो बेनिफिशियरी अपनी इनकम मानते हुए टैक्स दे देगा, उसकी बाकी इनकम ऐड करने के बाद जो स्लैब बनेगा, राइट, क्योंकि उसका हिस्सा तय है, राइट। अब इसकी जगह अगर ये डिस्क्रिशनरी होती कि मेरे दोनों बच्चों का हिस्सा तो है, कितना है ये ट्रस्टी डिसाइड करेगा, तो अब तो कोई हिस्सा तय ही नहीं है, तो मैं उन बच्चों में तो टैक्स लगा ही नहीं सकता। तो अब टैक्स इस पे लगेगा, अब ट्रस्ट पे टैक्स लगेगा, और ट्रस्ट पे टैक्स क्या लगेगा? मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन, बिल्कुल, जो 30% प्लस सरचार्ज है, राइट। अब बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट इसलिए मत बनाओ क्योंकि इसमें मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन लगता है, जो कि स्पेसिफिक ट्रस्ट में कम लगता है, जो कि पार्शियली सही है, कंप्लीटली सही नहीं है,
मैं आपको बताऊं क्यों पार्शली सही है, राइट। और ये बहुत जरूरी है कि आप इसे समझें। मेरे ज्यादातर क्लाइंट्स जो ट्रस्ट बनाते हैं वो ऑलरेडी मैक्सिमम रेट पे टैक्स दे रहे हैं, पर्सनल नाम पर भी 30% प्लस सरचार्ज। तो ट्रस्ट बनाने के बाद भी उतना ही देना है, तो नुकसान कहाँ हुआ। दूसरा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट एज पर द टाइप ऑफ इनकम, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट या बिजनेस इनकम में तो 30% है। कैपिटल गेन में क्या है? 12.5%। राइट। राइट। शेयर्स में क्या है? 12.5%। प्रॉपर्टी में क्या है? 12.5%। तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट एज पर द टाइप ऑफ इनकम। तो मैंने एक डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बनाई, इसमें म्यूचुअल फंड डाल दिए। राइट। अब इसमें डिविडेंड तो आना नहीं, इस पे क्या आएगा? खाली कैपिटल गेन आएगा। वो पर्सनल नाम पे होता तो भी 12.5 देना था, अब भी 12.5 देना है। तो नुकसान क्या हुआ, पर फायदा क्या हुआ? डिस्क्रिशनरी बनाने का विज विज स्पेसिफिक बनाने से फायदा क्या हो? दो बहुत बड़े फायदे। पहला, डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में जो बेनिफिशियरीज आर नॉट एश्योर्ड ऑफ इनहेरिटेंस, अब उनको पता नहीं 0 भी मिल सकता है, 100 भी मिल सकता है। सो दे बिहेव बेटर विद द पेरेंट्स। और पेरेंट्स में वो फ्लेक्सिबिलिटी है डिसाइड करने की। स्पेसिफिक में तो आपने मालिक ही बना दिया उनको फ्यूचर का, तो आपके वो फ्लेक्सिबिलिटी चली गई। दूसरा बेनिफिट क्या है, डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में अगर एक बेनिफिशियरी के ऊपर क्लेम या रिस्क आया तो ट्रस्टी कह सकते हैं कि मैं इसको कुछ दे नहीं रहा, दूसरे वाले को दूंगा सब कुछ। तो एसेट प्रोटेक्शन एक डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में ज्यादा है देन अ स्पेसिफिक ट्रस्ट। तो ये दो बेनिफिट हैं डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट के ओवर द स्पेसिफिक ट्रस्ट। पर इसके लिए बहुत जरूरी है जो डिस्क्रिशन लेने वाला व्यक्ति हो वो इम्पार्शल हो। राइट। अगर वो ही पार्शल हो गया तो ये ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्टिव से फेल कर जाएगी। है ना, मेरे माता पिता हैं, है ना, तो पिता बड़े बेटे को चाहता है, माता छोटे बेटे को चाहती है ज्यादा। अब इनमें से जो बचा वो अपने वाले बेटे को ज्यादा दे जाएगा। तो ये रिस्क है डिस्क्रिशनरी में। तो कौन सा बेस्ट है ये कहना बड़ा मुश्किल है। हर एक के मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं। आपको ये तय करना है कि आपकी लाइफ में या आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में किसके होने के चांस ज्यादा है, कौन सा बड़ा रिस्क है, क्या आप एश्योर्ड करना चाहते हो, और फिर डिसाइड करें डिस्क्रिशनरी बनानी है स्पेसिफिक बनानी है। अभी डिस्क्रिशनरी रखनी है, मरने के बाद स्पेसिफिक करनी है। दोनों हस्बैंड वाइफ में से एक चला गया तब स्पेसिफिक होगी। है ना, तो हम ज्यादातर ट्रस्ट में क्या करते हैं, हस्बैंड वाइफ में से एक चला गया तो हम कहते हैं 2 बच्चे हैं और जो सर्वाइविंग स्पाउस है उनके बीच में 1/3 ईच हो जाएगा। राइट। जो सर्वाइविंग स्पाउस का 1/3 है वो अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन और डिस्क्रिशन और स्पेसिफिक हो गया। राइट। तो ये आपकी इनोवेटिवनेस पे है ना, ट्रस्ट में जो आप सोच सकते हो वो हो सकता है। आपकी सोच लिमिटिंग फैक्टर है, ट्रस्ट की एबिलिटी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। राइट। सर, फिर किन परिस्थितियों में डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट ज़्यादा प्रभावी माना जाता है? क्या ये उन फैमिलीज़ के लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है जहां फ्यूचर में उनको उनकी जो एसेट्स हैं उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको लेकर डाउट्स रहते हैं या किसी तरीके की कोई आशंका रहती है? तो मैं ये नहीं कहूँगा डाउट्स रहते हैं, राइट। मैं ये कहूँगा कि उन्हें वो कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। वो बच्चों को या स्पाउस को ये एश्योरेंस नहीं देना कि ये तो हमें मिल ही गया। दूसरा, हो सकता है कुछ बिहेवियरल इश्यूज हो किसी बच्चे के साथ, तो उस बच्चे को तो वो बिल्कुल भी एश्योरेंस नहीं देना चाहते कि ये तेरा हो ही गया, तो अब इसका कुछ भी कर ले। तो डिस्क्रिशनरी उसमें तो अगर उसने सही से बिहेव किया मैंने उसे दिया, नहीं किया तो मैंने उसे रोक लिया। राइट। कुछ बच्चों को पैसे खर्च करने की आदत होती है, कुछ लोगों को गलत आदतें पड़ जाती हैं, ड्रग्स की, अल्कोहल की। उस रीजन से लोग डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बना के ट्रस्टीज को कहते हैं चेक करना, अगर ये ठीक से चल रहा हो तो इतने देना, ठीक से नहीं चल रहा हो तो कम से कम इतने तो दे ही देना। राइट। तो वो फ्लोर और सीलिंग तय कर देते हैं और डिस्क्रिशन पे छोड़ देते हैं। राइट। तो बहुत सारे केसेस में डिस्क्रिशन इसलिए दी जाती है क्योंकि वो एश्योरेंस नहीं देना चाहते।
दूसरा डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, ये रिंग फेंसिंग में बेटर ऑप्शन है, प्रोटेक्शन में ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हिस्सा तय नहीं है, इसलिए वो हिस्सा किसी का नहीं है, वो ट्रस्ट का हिस्सा है। तो आउटसाइड क्लेम से एक डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बेटर बचा सकती है एसेट्स को देन अ स्पेसिफिक ट्रस्ट, ऑलवेज, राइट। तो उसके लिए बेटर तरीका है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से लोग डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बनाते हैं। जनरली डिस्क्रिशन पेरेंट्स के लाइफ टाइम पे होता है, पेरेंट्स के बाद वो स्पेसिफिक हो जाता है। राइट सर, स्पेसिफिक ट्रस्ट को अक्सर ज़्यादा स्पष्ट और व्यवहारिक माना जाता है क्योंकि इसमें हिस्सेदारी जो है वो पहले से तय रहती है, लेकिन क्या यही स्पष्टता कभी कभी फ्यूचर में किसी समस्या का कारण भी बन सकती है? मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, राइट। मैंने एक स्पेसिफिक ट्रस्ट बनाई जिसमें 50-50% वेल्थ अपने दोनों बच्चों के नाम कर दी अपनी डेथ के बाद, राइट। और मैंने कहा ये वेल्थ उनको लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे मिलेगी। मैंने कहा अभी 30 के होंगे तो 5% मिलेगी, 35 के होंगे तो 10% मिलेगी, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब इनमें से एक बच्चे का अपने स्पाउस के साथ प्रॉब्लम होगी या अपने क्रेडिटर के साथ प्रॉब्लम होगा, जो उसने बिजनेस लोन लिया था उसमें पर्सनल गारंटी दे रखी थी, लोन खराब हो गया। अब क्रेडिटर को पता चल गया जी ट्रस्ट बनी हुई है और इस ट्रस्ट में इस बच्चे का 50% शेयर है जो कि उसको इस टाइम पे मिलेगा। अब क्योंकि ये शेयर डिफाइंड है, वो क्रेडिटर कहेगा जी जब जब ये मिलेगा मैं लूंगा ये, या वो स्पाउस कहेगी इसको एलिमनी क्लेम में मेंटेनेंस का हिस्सा मान के मेरी मेंटेनेंस तय कर दो। ये प्रॉब्लम है एक स्पेसिफिक ट्रस्ट की, वो रिंग फेंसिंग नहीं देता। डिस्क्रिशनरी होता तो मैं तो कहता 50% भी एश्योर्ड नहीं है, वो 0 भी हो सकता है। तो कोर्ट उसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं लगा सकती कि इसको इस टाइम देना, क्योंकि मैं कहता था मैं दूंगा ही नहीं, ट्रस्टी कहेगा मैं दूंगा ही नहीं जब तक ये रिस्क है। राइट। तो प्रोटेक्शन जो बेटर है वो डिस्क्रिशनरी में है, स्पेसिफिक में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, बिजनेस, फैमिली, एचएनआई, इन्वेस्टर्स और संयुक्त परिवारों के संदर्भ में देखें तो कौन सा ट्रस्ट स्ट्रक्चर ज़्यादा उपयोगी साबित होगा? मैं इसको जनरलाइज नहीं कर सकता, राइट, कि यही बेटर होगा। वो तो बेसिकली सर्कमस्टांसेस, पॉसिबल इश्यूज, फ्यूचर रिस्क, ये सब चीजें डिसाइड करेंगी कि क्या मैं इसको स्पेसिफिक करूं, क्या डिस्क्रिशनरी करूं, कितने पार्ट को स्पेसिफिक कर दूं, कितने पार्ट को डिस्क्रिशनरी कर दूं। जैसे मैं कह सकता हूं कि बच्चों के लिविंग एक्सपेंसेस गारंटीड है, मैं कहता हूं 20 ग्राम गोल्ड के बराबर के पैसे हर बच्चे की गारंटीड है फॉर लाइफ, और बाकी सब डिस्क्रिशन पे है ट्रस्टी के, राइट। तो जितने आपके सर्वाइवल एक्सपेंस है वो गारंटी कर दिए, जो जॉय एक्सपेंस और बाकी है वो डिस्क्रिशन पे छोड़ दिए। तो मैं ये जनरलाइज नहीं कर सकता डिस्क्रिशनरी सही है, स्पेसिफिक सही है, इसका क्या कॉम्बिनेशन सही है। ये इस बात पे डिपेंड करेगा आपकी जरूरतें क्या हैं, आप क्या सुनिश्चित करना चाहते हो फ्यूचर में। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, कई लोग एस्टेट प्लानिंग को केवल टैक्स बचाने का ही एक तरीका मानते हैं, या फिर वो ये सोचते हैं कि ये एस्टेट प्लानिंग जो है वो सिर्फ एलीट फैमिलीज का ही एक विषय है। क्या जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनको भी ट्रस्ट पर गंभीरता से विचार करना चाहिए? क्या उनके लिए भी ये जरूरी है? मैं अराउंड 25 से 30 ट्रस्ट एक महीने में बनाता हूँ और इसमें से 60 to 70% मिडिल क्लास लोग ही बनवाते हैं, राइट। क्योंकि जो हमारी डेफिनेशन ऑफ मिडिल क्लास है ना वो धीरे धीरे चेंज होती जा रही, राइट। तो आज की डेट में 4-5 करोड़ रुपए की नेटवर्थ एक मिडिल क्लास आदमी की होती है। लेकिन सर, मिडिल क्लास में भी तो अब 2 कैटेगरीज आ गई हैं, एक लो मिडिल क्लास, एक अपर मिडिल क्लास। तो मैं कहता हूँ मीडियम मिडिल क्लास से ऊपर जो है ना वो सब ट्रस्ट बना सकते हैं और बना रहे हैं काफी हद तक जी। दूसरी बात क्या हो रही है, जो परिवार का जो सिस्टम है ना वो बहुत टूट रहा है, राइट। जो हमारे जो संस्कार थे पुराने, जो पुराने तरीके थे, वो सब डिस्ट्रॉय हो रहे, राइट। फैमिलीज छोटी छोटी होती जा रही हैं, राइट। जो शादियां हैं वो टेम्पररी होती जा रही हैं, राइट। बच्चे ज्यादा रिस्क टेकर्स बनते जा रहे हैं। इन सब रीजंस की वजह से एक मिडिल क्लास आदमी भी चाहता है कि जो मैं संपत्ति 30-40 साल में मैंने बनाई, इतनी मेहनत करी,
ये मेरे बच्चों की लाइफ टाइम तक तो सुरक्षित रहे, और उसको सुरक्षित करने का ट्रस्ट से अलावा कोई तरीका ही नहीं है। राइट, तो आप वो विल से सुरक्षित नहीं कर सकते। और कमाल की बात क्या है, इंडिया में तो 99% लोग विल ही नहीं बनाते। राइट, ट्रस्ट तो बहुत दूर की चीज है। तो वो सारी संपत्ति ना वो ओपन छोड़ जाते हैं टू एवरीथिंग। राइट। राइट, इसीलिए ये कहना कि ये खाली HNI या अल्ट्रा HNI लोगों की चीज है, यस, इसकी ये करीबन 5 साल पहले तो मैं आपकी बात मान लेता कि वही बनाते थे ज्यादा, पर आज की डेट में जैसे जैसे इसकी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, तो मोर एंड मोर मिडिल क्लास पीपल आर गोइंग फॉर अ ट्रस्ट। मैं तो हमेशा बार बार आपके शो में भी कहता हूँ, वैसे भी कहता हूँ, एवरी इंडियन शुड हैव अ ट्रस्ट। ये ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्शन है। बिल्कुल। तो ज़रूरी है एस्टेट प्लानिंग करना, और वो ज़रूरी है कि सही तरीके से आप उसे करें। देखिए, अगर आप हमारे शो में कोई भी अपना सवाल, जो भी आपके मन में डाउट हो, वो हम तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने सवाल हम तक भेजना चाहते हैं, देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है हमसे जुड़ने का, अपना सवाल हम तक पहुँचाने का। आपको करना बस इतना है, आपको व्हाट्सएप उठाना है, अपना फ़ोन उठाना है, व्हाट्सएप पर जाना है, और उसके बाद आपको एस्टेट टाइप करना है, क्योंकि एस्टेट प्लानिंग हमारे शो का नाम है। एस्टेट आप टाइप करेंगे, उसके बाद 9354027995 पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए अपना जो भी सवाल है। इसके अलावा आप यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, एक्स हैंडल के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और साथ ही देखिए, आपको बता दें कि जब आप यूट्यूब पर हमारे इस शो में जाएंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन जब चेक करेंगे तो वहाँ पर सर का जो नंबर है, डॉक्टर दीपक जैन का जो नंबर है, वो हमने मेंशन किया हुआ है। आप डायरेक्ट उनसे कंसल्ट कर भी सकते हैं। देखिए, अब अमर उजाला द बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल आ गए हैं। उनमें से कुछ सवालों को शामिल करते हैं। जयपुर से सवाल है राजेश चौहान का। इन्होंने पूछा है, मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों विदेश में रहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बनाना बेहतर रहेगा, ताकि भविष्य की जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार संपत्ति मैनेज हो सके? तो राजेश जी, जो मेरी आपको सलाह होगी कि पहली बात तो ट्रस्ट बनाना बिल्कुल सही रहेगा, और ये डिस्क्रिशनरी होनी चाहिए जब तक आप अलाइव हैं। आपकी मृत्यु के बाद इसको स्पेसिफिक हो जाना चाहिए, और आप बिल्कुल स्पेसिफिकली बताएं इस ट्रस्ट में ये प्रॉपर्टी इस बच्चे की है, ये प्रॉपर्टी इस बच्चे की है, हम दोनों के बाद या मेरे बाद। राइट, ज्यादातर मैं ये कहूंगा कि दोनों हस्बैंड वाइफ में से अगर एक बचा रह जाए तो भी डिस्क्रिशन हटा के स्पेसिफिक कर देना चाहिए, जिससे कि उस सर्वाइविंग पेरेंट के ऊपर दबाव वगैरह ना बना पाए कोई, और उसको चेंज करने के लिए बाधित ना करे। पर जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन करें, स्पेशली फिजिकल एसेट्स का, रियल एस्टेट का, ज्वेलरी का और इस टाइप की चीजों का, वो स्पेसिफिकली मेंशन करें कि ये इस बच्चे का, ये इस बच्चे का। जो फाइनेंशियल एसेट्स है वो आप इक्वली डिवाइड कर सकते हैं बाय वैल्यू। मेरी डेथ के दिन जितनी वैल्यू होगी उसको इस इतने इतने परसेंटेज में डिवाइड कर दो। बट फिजिकल एसेट्स को बहुत जरूरी है कि आप स्पेसिफिकली बता के जाएं ये किसको मिलने वाले। बिल्कुल सर, तो क्या हम फैमिली ट्रस्ट में भी तो हम ऐसा ही करते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद ये देखा जाए कि हमारे बच्चों का सही से ध्यान रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा? नहीं, तो फैमिली ट्रस्ट बहुत प्रकार की होती है, रेवोकेबल, इररेवोकेबल, डिस्क्रिशनरी, स्पेसिफिक, लिविंग, टेस्टामेंट्री। तो हम सब जो बात कर रहे हैं ये पिछले 2-3 शो में, वो फैमिली ट्रस्ट के प्रकारों के बारे में बात कर रहे हैं। ये सारी फैमिली ट्रस्ट, राइट। तो हम फैमिली ट्रस्ट बहुत तरीके से बना सकते हैं। 50 से 60 से ऊपर टाइप्स की ट्रस्ट होती हैं जो मुझे पता है, इसके अलावा भी होंगी। तो हम जो अम्ब्रेला है वो प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट ही है, उसके अंदर अलग अलग टाइप की ट्रस्ट है, उसके हम बात बिल्कुल, अगर किसी को पर्टिकुलर ये ट्रस्ट चुननी हो तो फिर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो आप चुन सकते हैं। राइट, बिल्कुल सर। गुड़गांव से सवाल नेहा अरोड़ा का, अगर परिवार में पहले से संपत्ति को लेकर मतभेद हो तो क्या स्पेसिफिक ट्रस्ट विवाद कम करने में मदद कर सकता है? जरूर कर सकता है। तो पर स्पेसिफिक ट्रस्ट खाली ये एश्योरेंस देता है कि जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो ही होगा, और ये चैलेंज नहीं हो सकता। पर इसके लिए समझौता पहले होना चाहिए। तो सपोज
दो भाई हैं, उनमें लड़ाई है कि भाई ये वाला घर किसको मिलेगा, ये वाला घर किसको मिलेगा। और उनको ये डर है, हमने अगर अपने फादर से विल भी करा ली समझौता करने के बाद, तो फादर की डेथ से पहले वो विल चेंज कर देंगे। राइट। एक बच्चा अभी भी जाके उनको इन्फ्लुएंस करके चेंज करा देगा। पर इसकी जगह अगर वो दो स्पेसिफिक ट्रस्ट बना लें, जिसमें जो एक प्रॉपर्टी है वो ए ट्रस्ट में जाए, दूसरी प्रॉपर्टी बी ट्रस्ट में जाए। ए ट्रस्ट में सक्सेसर ट्रस्टी वो वाला भाई है जिसको ये प्रॉपर्टी मिलनी है, और बी ट्रस्ट में सक्सेसर बेनिफिशियरी वो बच्चा है जिसको वो वाली प्रॉपर्टी मिलनी है। तो उनको ये एश्योरेंस हो जाएगा कि फादर के बाद ऐसा ही होगा। तो ये गारंटी क्रिएट कर देता है इन द माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन कि ऐसा ही होने वाला है, इसलिए अब मतभेद के चांसेस नहीं है, हमने जो तय किया वही होगा, हमारे साथ गलत नहीं होगा। राइट, दैट एश्योरेंस इज गिवन बाय द ट्रस्ट। और इंडिया में बाकी डॉक्यूमेंट जैसे विल, फैमिली एग्रीमेंट एटसेट्रा वो चैलेंजेबल है। ट्रस्ट को चैलेंज करना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो ट्रांसफर हो चुका है ऑलरेडी। राइट, तो डेथ के बाद ट्रांसफर नहीं होगी। तो इस वजह से इट्स अ बेटर सॉल्यूशन टू दैट केस, और ये विवाद कम करने में मदद दे सकता है। बिल्कुल सर, इंदौर से सवाल सुरेश महाजन का, इन्होंने पूछा है कि क्या ट्रस्ट बनाने के बाद भी संपत्ति को बदला या अपडेट किया जा सकता है, या ये पूरी तरह स्थायी व्यवस्था बन जाती है? ये डिपेंड करता है कि आप ट्रस्ट डीड में क्या प्रोविजन डालते हो। तो मैंने ट्रस्ट डीड में प्रोविजन डाला कि ट्रस्टीज प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, पर जब भी प्रॉपर्टी सेल होगी उसका पैसा ट्रस्ट में ही आएगा, उस पैसे से उनको 1 साल के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी। तो इसका मतलब चेंज हो सकता है। मैं ये भी प्रोविजन डाल सकता हूँ कि प्रॉपर्टी जब बिकेगी सारा पैसा बेनिफिशियरी में बढ़ जाएगा। मैं ये भी प्रोविजन डाल सकता हूँ ये वाली प्रॉपर्टी बिक सकती है, ये वाली मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन तक रहेगी। तो जो हमारा पुश्तैनी घर है ये अगली पीढ़ी नहीं बेच सकती, इसको किराए पे चढ़ा सकती है, इसको यूज कर सकती है, पर सेल नहीं कर सकती। पर मेरी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है 3, ये बिक सकती है कितनी बार। राइट, तो मैं ये डिपेंड करता है कि मैं ट्रस्ट कैसे बना। राइट, अगर मैं ट्रस्ट प्रॉपर तरीके से अपने हिसाब से बनाता हूँ, अपने पर्पस से बनाता हूँ, तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि इसमें क्या चीज सेलेबल है, क्या चीज नॉन सेलेबल है, क्या चीज चेंजेबल है, कौन चीज नॉन चेंजेबल। बिल्कुल। और सर ये भी जरूरी है ट्रस्ट बनाते टाइम कि आपको एक एक पॉइंट जो है वो आपको मेंशन उसमें करना चाहिए, ताकि बाद में किसी तरीके के कोई विवाद की गुंजाइश ना बचे। मैम, जो मैं ट्रस्ट बनाता हूँ वो 80 से 90 पेज का डॉक्यूमेंट होता है। हम उसमें कोई चीज चांस पे नहीं छोड़ते। राइट, जो कुछ हो सकता है पॉसिबल, आपको लगेगा ये तो इम्पॉसिबल है, हम कहते हैं फिर भी पॉसिबल है, हम इसके रूल्स बना देते हैं। राइट, तो हम उसमें कोई भी चीज चांस पे नहीं छोड़ते। इसी वजह से वो 80-90 पेज का डॉक्यूमेंट बन जाता है, क्योंकि हो सकता है उसमें से 90% सिचुएशंस कभी आए ना। राइट, पर अगर वो आ गई तो ट्रस्ट में आंसर होना चाहिए, नहीं तो ट्रस्ट डीड फेल हो जाएगी। और ये बहुत बड़ी कमी मैं देखता हूँ, जो नॉर्मल ट्रस्ट डीड बनती है वो सारी सिचुएशंस को कवर नहीं करते। तो वो चीजों को चांस पे छोड़ देते हैं, या सोचते हैं ऐसा तो होएगा ही नहीं, या वहां दूर तक नहीं सोच पाते। तो वो प्रॉब्लम है। ट्रस्ट डीड में हर सिचुएशन का आंसर, रूल्स क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, जरूर क्लियरली आना चाहिए। राइट सर, अक्सर देखा जाता है कि अगली पीढ़ी की आर्थिक समझ या जिम्मेदारी समान नहीं होती है। अब क्या ऐसी स्थिति में डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट परिवार की संपत्ति को ज्यादा सुरक्षित रखने में मदद करता है? तो अगर आप कह रहे हैं कि मेरा एक बच्चा पैसा संभालने में ज्यादा सक्षम है, दूसरा थोड़ा सा कम सक्षम है, तो मैं इस केस में किस तरीके से ट्रस्ट बनाऊं? राइट, तो जो बच्चा सक्षम है उसके हाथ में पैसा जल्दी देने में फायदा है, और जो असक्षम है उससे पैसा थोड़ा रोक के देने में फायदा है। राइट, ये डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट ही कर सकती है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ दोनों बच्चों का शेयर 50-50 है, कब देना है ये डिस्क्रिशन ट्रस्टी के पास है। और वो जो डिस्क्रिशन देने का है, कब देने का है, वो ट्रस्टी बच्चों की एबिलिटी के हिसाब से दे सकता है। एश्योरेंस ऑफ एसेट तो है, एश्योरिंग ऑफ टाइमिंग ऑफ एसेट्स नहीं है बच्चे के। तो इस तरीके से ये बचाया जा सकता है। बिल्कुल सर, क्या ट्रस्ट स्ट्रक्चर केवल संपत्ति वितरण का ही एक माध्यम है, या इसके जरिए परिवार के बिजनेस, निवेश और जो लेगेसी है उसको भी लंबे समय तक सेफ रखा जा सकता है?
तो बहुत सारे बिजनेसमैन ट्रस्ट बनाते हैं और अपने बिजनेस की शेयर होल्डिंग ट्रस्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसी ट्रस्ट को हम बिजनेस ट्रस्ट कहते हैं और ये मदद करती है फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस की लॉन्गेविटी को एनहांस करने में, है ना। बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है क्योंकि अब आपने ओनरशिप और मैनेजमेंट को डिफरेंशिएट कर दिया, अलग अलग कर दिया। मेरे बच्चे और परिवार बिजनेस के ओनर तो हैं, पर मैनेज ये लोग करेंगे, क्योंकि हो सकता है ओनर में वो सक्षमता ही ना हो, वो एबिलिटी ना हो कि बिजनेस चला पाए। नहीं, कई बार क्या देखा गया है कि एक बच्चा है वो बिजनेस में इन्वॉल्व है, दूसरा बच्चा बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, कुछ और काम करता है या बिजनेस चलाने लायक नहीं है। अब पेरेंट की डेथ के बाद तो दोनों ही ओनर बनने वाले हैं। अभी जो असक्षम बच्चा है वो बिजनेस में इंटरफेयर करना शुरू कर देगा क्योंकि उस पर 50% होल्डिंग तो आ गई। तो इससे क्या होगा, बिजनेस ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ट्रस्ट बनाकर मैं कह सकता हूं दोनों ओनर हो, चलाएगा यही, पर जो प्रॉफिट्स है वो इस रेशियो में शेयर होंगे। जैसे जो चला रहा है उसको 10% प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, जो नहीं चला रहा है उसको 10% प्रॉफिट कम मिलेगा या 20% का डिफरेंस होगा, जो भी जैसे भी आप करना चाहो। तो मैं मैनेजमेंट और ओनरशिप को जब डिफरेंशिएट करता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ, ऐसे में बिजनेस की लॉन्जेविटी बढ़ जाती है। ओके, जो जो इनएबल, जो जिसमें एबिलिटी कम है, जिस पे टाइम कम है, जो जिसपे ज्योग्राफी की प्रॉब्लम है, वो दूर रहता है, उन लोगों का इंटरफेरेंस इन डे टू डे रनिंग कम हो जाता है। हाँ, ट्रस्ट तब भी बिजनेस इज स्टिल आंसरेबल टू ओनर्स कि हम हर 3 महीने में एक मीटिंग करेंगे, बताएंगे हमने पिछले 3 महीने में क्या किया, हम क्या करने वाले हैं। देयर राइट टू नो इज देयर, देयर राइट टू चेंज द मैनेजमेंट इज ऑल्सो देयर इफ यू गिव देम। कि ये वाला सीईओ काम नहीं कर रहा ठीक से, अब इसकी जगह नया सीईओ लेके आते हैं। पर वो कलेक्टिव डिसीजन होगा, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द डे टू डे वर्किंग ऑफ द कंपनी और बिजनेस, दैट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ बिजनेस सर्वाइविंग। बिल्कुल सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया में एस्टेट प्लानिंग को लेकर अभी भी अवेयरनेस लिमिटेड है या इतनी समझ लोगों में आ चुकी है कि नहीं अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है एस्टेट प्लानिंग करना, और सबसे बड़ी गलतियां कौन सी होती हैं जो ट्रस्ट बनाते समय लोग कर जाते हैं? तो इंडिया में धीरे धीरे इनहेरिटेंस प्लानिंग की अवेयरनेस बढ़ रही है, राइट, पर अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है, राइट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अब ये तो पता चल रहा है कि इसकी प्लानिंग करना जरूरी है, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट, कैसे अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करना चाहिए, वो सब चीजें अभी थोड़ा सा मुश्किल है लोगों के लिए डिसाइड करना और एक्सपर्ट मिलने जो इस पे काम करते हैं, राइट। ये एक नॉर्मल लॉयर या नॉर्मल चार्ट अकाउंट का काम नहीं है, इसके लिए एक्सपर्ट चाहिए जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हो, राइट। वो एक बहुत बड़ा इशू है कि आपके पास वो एक्सपर्ट्स हैं जो इस चीज को डिसाइड कर पाए, आपको सही सलाह दे पाए, राइट। तो उसकी वजह से अवेयरनेस होने के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन में अभी भी बहुत कुछ करे जाना बाकी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक दर्शक का सवाल आ गया है हमारे पास में, मुंबई से सवाल आया है सोनिया मेहता का। इन्होंने पूछा है कि क्या माता पिता अपने जीवन काल में ही ट्रस्ट बनाकर संपत्ति का नियंत्रण अपने पास रख सकते हैं? जरूर, उसे आप कहेंगे लिविंग ट्रस्ट। तो जो आप जीते जी अपनी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में डालकर आप ट्रस्टी और बेनिफिशियरी दोनों बन गए। एक सेटलर ट्रस्टी और बेनिफिशियरी बन सकता है, वो खाली सोल ट्रस्टी और सोल बेनिफिशियरी नहीं बन सकता बस। तो माता पिता ने एक ट्रस्ट बनाई जिसमें माता पिता ही ट्रस्टी हैं और दोनों ही बेनिफिशियरी हैं। उनकी मृत्यु के बाद बच्चे ऐड होंगे ट्रस्टी या बेनिफिशियरी, जैसे भी आप करना चाहें। तो जो अगर वो आप कहते हैं जीवन काल में ट्रस्ट बना के संपत्ति का नियंत्रण में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। राइट, बिल्कुल सर। सर, क्या आने वाले समय में इंडिया में एस्टेट प्लानिंग और ट्रस्ट स्ट्रक्चर उतने ही सामान्य हो जाएंगे जितना कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड प्लानिंग है? डेवलप्ड कंट्री में ऑलरेडी हैं। अगर आप यूएस या यूरोप में जाएं तो नियरली एवरी फैमिली वुड हैव अ ट्रस्ट इन प्लेस, राइट। हम उसी साइड जा रहे हैं। तो धीरे धीरे इसकी अवेयरनेस जैसे बढ़ेगी, लोगों को इसका फायदा समझ में आएगा, लाइफ और इनसिक्योर्ड होने लगेगी, फैमिली में बिखराव बढ़ जाएगा, सिंगल इंडिविजुअल्स रह जाएंगे सोसाइटी में, मैरिज ऑप्शनल हो जाएगी,
उन सब रीजंस की वजह से ट्रस्ट ज्यादा कामगार लगने लगेगी लोगों को। बिल्कुल। तो आने वाले समय में और ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो लोगों में आ सकती है। सर, अगर किसी व्यक्ति को आज अपनी फैमिली वेल्थ प्लानिंग शुरू करनी हो तो पहला कदम क्या होना चाहिए और किन विशेषज्ञों से सलाह उन्हें लेनी चाहिए? तो किसी को अगर अपनी आज की डेट में वेल्थ ट्रांसफर प्लानिंग शुरू करनी हो तो सबसे पहले उसको अपने लाइफ की करंट सिचुएशन और पॉसिबल सिचुएशंस का पूरी लिस्ट बनानी चाहिए। राइट, अपनी फैमिली और एसेट्स को अच्छे से समझना चाहिए। और जब मैं फैमिली और एसेट्स को अच्छे से समझने को कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके कितने बच्चे हैं, मैं कह रहा हूं उनमें रिलेशन क्या है। राइट, वो जो सॉफ्टर चीजें हैं ना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस बच्चे की कैसी आदत है, कैसी एबिलिटी है, क्या क्या वीकनेसेस हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ हैं, वो सब जानना जरूरी है इनहेरिटेंस प्लानिंग करने से पहले। क्योंकि आपकी वेल्थ आपके बाद या तो किसी इंडिविजुअल की ओनरशिप पे जाएगी या किसी इंडिविजुअल के कंट्रोल में जाएगी। उस इंडिविजुअल को समझना सबसे जरूरी है बिफोर यू डू अ प्रॉपर इनहेरिटेंस और ट्रस्ट प्लान। और उसके चेंज होते हुए, उस इंडिविजुअल में चेंज होने से मेरी सारी प्लानिंग चेंज हो जाती। सो नो योर केवाईसी आप कहते हो ना, मैं कहता हूँ नो योर चिल्ड्रन है केवाईसी। राइट। नो योर चिल्ड्रन मतलब पूरे अच्छे से समझो। जो आउटसाइड है बच्चे के वो भी समझो और जो इनसाइड है बच्चे के वो भी समझो। और माता पिता इसमें बहुत स्मार्ट होते हैं। राइट। उन्होंने अपने बच्चे को बचपन से पाला होता है, वो हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन सर, क्या उनके लिए इतना मुश्किल नहीं हो जाता होगा जिनके बच्चे ऑलरेडी बाहर पढ़ रहे हैं या बाहर पढ़ने के लिए उनको भेज दिया गया है? इस बात से क्या फर्क पड़ता है बच्चा इंडिया में पढ़ रहा है या बाहर पढ़ रहा है? राइट, मैं अपने बच्चे को तो उतना ही जानता हूं ना। राइट, पर क्या मेरी जो प्लानिंग है वो उस बच्चे के अनुसार है जिसको मैं देना चाहता हूँ ये संपत्ति? राइट, क्या मेरे 2 बच्चे एक से, तो क्या उनकी प्लानिंग एक सी होनी चाहिए? मेरा ये क्वेश्चन है। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, मैं बराबरी करूंगा, मैं एक सा करूंगा, मैं एक सी सिचुएशन बनाऊंगा, एक सी कंडीशंस लगाऊंगा। नहीं लगा सकते आप। राइट। जब वो है ही नहीं एक से तो आप उन पे कंडीशन कैसे एक सी लगा सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक आखिरी सवाल, अगर किसी परिवार को अपनी संपत्ति के साथ साथ रिश्तों को और लेगेसी को भी सेफ रखना हो तो एस्टेट प्लानिंग करते समय सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या होना चाहिए? Don't assume agreement after you die. Right? Create one before you die. आप अपने परिवार और बच्चों में समझौते की उम्मीद मत रखिए, समझौता करा कर जाइए। राइट, ये हर पेरेंट का पायस ड्यूटी है ना। ये सबसे बड़ी ड्यूटी है। मैं अपनी संपत्ति को अपने बच्चों के रिश्तों को बर्बाद करने का कारण नहीं बनने दूंगा। राइट, अगर आप ये कसम खाते हो कि मैं नहीं बनने दूंगा, आपके अंदर एबिलिटी है ये करने की। राइट, आप मान कर चलो आप कर पाओगे इसे, पर वो जो प्रण है वो आपको लेना पड़ेगा कि मैं विवाद नहीं छोड़ के जाऊं, मैं क्लैरिटी छोड़ के जाऊंगा इस दुनिया से। राइट, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने का और इस टॉपिक पर बात करने के लिए भी। तो देखिए, संपत्ति केवल धन नहीं होती, वो परिवार की मेहनत, संघर्ष और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा भी होती है। लेकिन सही एस्टेट प्लानिंग नहीं होने पर यही संपत्ति रिश्तों में दरार डाल सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि समय रहते सही प्लानिंग की जाए और परिवार की ज़रूरत के अनुसार सही ट्रस्ट स्ट्रक्चर चुना जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।